शाम का समय था। गांव की चौपाल पर पीपल के पेड़ के नीचे हुक्के का धुआं उड़ रहा था। ढलते सूरज के साथ ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता था। शहर से आया पढ़ा लिखा अमन वहीं बैठा गांव वालों की बातें सुन रहा था। तभी वहां की सबसे पुरानी और तेज तर्रार कांति बुआ अपनी लाठी पटकते हुए आती है। उनके पीछे गोपाल की बीवी चंपा भी हाथ में बेलन लिए खड़ी थी। अरे बेटा अमन, तुम शहर के लड़के हो, इसलिए तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं आता। पर उस घने जंगल के बीच जो 7 तालों वाली झोपड़ी है, वहाँ सूरज ढलने के बाद कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। वहाँ एक भयानक रास्ता है जो रात को रोता है, और जो वहाँ जाता है वो पागल हो जाता है। अरे ओ बुड्ढे, अपनी ये पुरानी ढपली और पुराना राग बनकर शहर के लड़के के सामने गांव वालों की नाक कटवा रहा है तू। अमन बेटा, इस बुड्ढे की बात मत सुन, असली बात मैं बताती हूँ। इस झोपड़ी में कोई मामूली भूत नहीं है। वहाँ साक्षात 7 फीट लंबा चुड़ैलों का राजा रहता है, जिसके सर पर सींग उगे हैं। वो रात को कढ़ाई में इंसानों का सूप बनाता है। मैंने खुद अपनी बूढ़ी आंखों से धुआं निकलते हुए देखा है वहाँ से। ओ बुआ जी, आज के जमाने में आप लोग भूत प्रेत और सूप बनाने वाली चुड़ैल की बातों में फंसे हुए हैं। अरे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, और आप लोग एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी से डर रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है कि इस डर के पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम या कोई और ही कहानी छुपी हुई है। मैं इस अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानता। हाँ। अरे शहर के बाबू, ज्यादा विज्ञान मत झाड़ो यहाँ। मेरे इन गोपीनाथ को देखो, कल रात जंगल की तरफ से आ रहे थे तो भूत ने इनके सर पर एक ऐसा जादू किया कि इन्होंने अपनी जेब के सारे पैसे वहीं गिरा दिए। अब तुम ही बताओ, ये भूत का चक्कर नहीं है तो क्या है? ये तो सीधे सीधे भूत की वसूली है वहाँ से निकलने की। ये चंपा, पूरे गांव के सामने मेरा तमाशा क्यों बना रही हो? हैं? वो पैसे तो मुझसे रास्ते में गिर गए थे क्योंकि मेरी जेब में छेद था। इसमें भूत का क्या कसूर है भाई? अरे तुम तो हर बात में भूत को बीच में ले आती हो। चुप कर गोपाल के बच्चे, तेरी जेब में छेद नहीं, दिमाग में छेद है। चंपा बहू सही कह रही है। उस जंगल में जो भी जाता है उसका नुकसान होना तो पक्का होता है। मुनीम जी भी हमेशा कहते हैं कि वहाँ जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया बिना कुछ लिए दिए। मुनीम जी जैसे ज्ञानी महात्मा जब कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे ना। गोपाल, तुम तो मेरे दोस्त हो, कम से कम तुम तो इन औरतों की बातों में आकर मत डरो। अगर वहाँ सचमुच कुछ है तो हमें जाकर देखना चाहिए। 7 तालों के पीछे क्या राज है, ये जाने बिना मैं शहर वापस नहीं जाने वाला। हाँ चलो गोपाल, आज रात ही उस झोपड़ी का सच खंगालते हैं। हाँ। खबरदार, जो मेरे गोपीनाथ ने उस झोपड़ी की तरफ पैर भी बढ़ाया तो अगर उन्हें कुछ हो गया तो शहर के बाबू, तुम तो अपनी फ्लाइट पकड़कर शहर भाग जाओगे। मैं यहाँ बेलन के साथ अकेले क्या करूँगी? किसका सर फोड़ूंगी? गोपाल, घर चलो, आज रात तुम्हारे लिए घर का दरवाजा बंद है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम दोनों शहर के चूजे वहाँ जाओगे तो वो 7 तालों वाला भूत तुम दोनों को कच्चा जवा जाएगा। फिर मैं तुम्हारी 13वीं पर पूड़ियाँ खाऊंगी। रात के 8 बज चुके थे। गोपाल के घर के आंगन में चंपा चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और गोपाल कोने में बैठकर बकरियों को चारा डाल रहा था। अमन चुपके से गोपाल के घर की खिड़की के पास आकर सीटी मारता है। ए चंपा, अरे जरा सुनना, बाहर कोई सीटी बजा रहा है। मुझे लगता है कि अमन बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। वो सचमुच उस झोपड़ी पर जाने की जिद पकड़े हुए है। तुम अपनी इन बकरियों को चारा डालो और चुपचाप सो जाओ। अगर उस अमन के साथ गए तो मैं मायके भाग जाऊंगी। और सुनो, ये जो बाहर सीटी बज रही है, ये अमन की नहीं, उसी 7 तालों वाले भूत की होगी जो तुम्हें बुला रहा है। भूत आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं जी, सीटियां भी बजाते हैं और गाने भी गाते हैं। अरे तुम भी ना चंपा, कुछ भी बोलती हो। अरे भूत भला सीटी क्यों बजाएगा? वो क्या कोई मजनू है?
अमन मेरा दोस्त है और वो शहर से सिर्फ मेरा मेहमान बनकर आया है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो गांव के बारे में क्या सोचेगा? हाँ? वो सोचेगा कि गोपाल की बीवी बहुत समझदार है, जिसने अपने पति की जान बचा ली। ये लो, रोटी खाओ और चुपचाप सो जाओ। अगर रात को तुमने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो ये बेलन सीधा तुम्हारे सर पर लैंड करेगा। तभी अमन खिड़की से अंदर कूद जाता है। उसके हाथ में टॉर्च और एक डंडा था। गोपाल उसे देखकर चौंक जाता है और चंपा बेलन तान कर खड़ी हो जाती है। चंपा भाभी नमस्ते। आप बेकार में डर रही है। मैं गोपाल को कहीं खोने नहीं दूंगा। हम बस मुनीम जी की हवेली जा रहे हैं। सुना है कि झोपड़ी की चाबियां मुनीम जी के पास ही रहती हैं। हम बस चाबियां देखने जा रहे हैं। अरे बाबूजी, तुम तो सीधे मुनीम जी के यहाँ डाका डालने की बात कर रहे हो। मुनीम जी के पास 4 बड़े बड़े शिकारी कुत्ते हैं, वो भी घोड़े के आकार के। अगर उन्होंने तुम दोनों को देख लिया तो वो तुम्हें भूत से पहले ही ऊपर पहुंचा देंगे। अरे चंपा सही कह रही थी अमन। मुनीम जी की हवेली में घुसना आसान नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी है और रात को अपनी बंदूक सिरहाने रखकर सोते हैं। अरे भाई, जो डर गया समझो मर गया। गोपाल, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए पूरा सच है। चंपा भाभी, अब गवाह रहना। आपका पति आज एक बहुत बड़ा सुरमा बनने जा रहा है। चलो गोपाल, अब देर मत करो। रात का दूसरा पहर था। मुनीम जी अपनी आलीशान हवेली के बरामदे में बैठे नोटों की गड्डियां गिन रहे थे। उनके पास ही एक बड़ा सा चांदी का चाबियों का गुच्छा रखा था, जिसमें झोपड़ी के 7 तालों की चाबियां थी। हवेली के बाहर सन्नाटा पसरा था, पर तभी कांति बुआ भी हाथ में टॉर्च लिए मुनीम जी से अपना पुराना हिसाब मांगने वहां आ धमकती है। अरे, इस बार की फसल का मुनाफा तो बहुत तगड़ा हुआ है। सारा हिसाब एकदम पक्का है। बस वो जंगल वाली झोपड़ी का भूतिया तमाशा ऐसे ही चलता रहे तो मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर मजे से खाएंगी। अरे, किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि उस तरफ कदम भी बढ़ाए। अरे, सारा राज और संपत्ति उस झोपड़ी के भीतर ही सुरक्षित है। अरे ओ मुनीम, रात के 12 बजे कौन से नोटों का पहाड़ बना रहा है तू? जरा मेरा वो पिछले साल का गन्ने का बकाया हिसाब तो चुकता कर दे। तू सोचता है कि कांति बुआ बूढ़ी हो गई है तो अपना हिस्सा भूल जाएगी? अरे बुआ जी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरे, तुम्हारा हिसाब सुबह कर दूंगा ना। इस वक्त चारों तरफ भूत प्रेत घूम रहे हैं। तुम चुपचाप अपने घर जाओ और सो जाओ। मेरे पास अभी फालतू वक्त नहीं है। मुझे भूत का डर मत दिखा मुनीम। मैं उस भूत की भी नानी हूँ। उससे भी 1-2 साल बड़ी होंगी मैं। जब तक मेरा हिसाब नहीं देगा, मैं तुम्हारी इस चौखट से एक कदम भी हिलूंगी नहीं। मुनीम जी कांति बुआ को समझाने के लिए हवेली के अंदर के कमरे से बही खाता लेने जाते हैं। इसी बीच अमन और गोपाल दूसरी तरफ की दीवार फांदकर हवेली के आंगन में आते हैं। तभी वहाँ मुनीम जी का कुत्ता भौंकने लगता है। अमन, वो कुत्ता देख रहा है हमें। अब हमारा कीमा बनना तय है। मैंने कहा था ना कि मुनीम के कुत्ते बहुत खतरनाक है। अरे, ये तो साक्षात यमराज का दूत लग रहा है। अरे डरो मत गोपाल, मेरे पास ये बिस्किट का पैकेट है। ये लो टॉमी, बिस्किट खाओ और शांत हो जाओ। देखो, कुत्ता कितना समझदार है। बिस्कुट खाते ही पूंछ हिलाने लगा है। अब जल्दी से वो टेबल पर रखी चाबियों का गुच्छा उठाओ, जल्दी। अरे, चाबियां मिल गई है अमन, पर बाहर देखो, कांति बुआ खड़ी है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देगी कि गोपाल और शहर का बाबू रात को मुनीम के घर चोरी कर रहे हैं। हाँ। अरे हमें पीछे के रास्ते से भागना होगा। कांति बुआ मुनीम जी से उलझी हुई है। यही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। चलो, यहाँ से सीधे जंगल की तरफ भागते हैं। चलो। रात के 1 बज गए थे। घना जंगल काले साए की तरह फैला हुआ था। हवा चलने से पेड़ों की पत्तियां ऐसे सरसरा रही थी
जैसे कोई पीछे चल रहा हो। अमन और गोपाल तेजी से झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके पीछे पीछे हाथ में बेलन लिए चंपा भी आ रही थी, क्योंकि उसे गोपाल की फिक्र जो थी। अमन भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे कोई है। पैरों की आवाज साफ आ रही है। कहीं वही 7 तालों वाला भयानक साया हमारे पीछे तो नहीं लग गया है? मेरी तो धोती ढीली हो रही है भाई। अरे गोपाल, तुम हर बात में डर जाते हो यार। जंगल में जंगली जानवर होते हैं, कोई खरगोश या हिरण होगा जो झाड़ियों में कूद रहा है। अरे तुम बस सीधे चलते रहो, झोपड़ी बस थोड़ी ही दूर है। हाँ। तभी अचानक झाड़ियों में से एक तेज आवाज आती है और चंपा बेलन लहराती हुई सामने आ जाती है। गोपाल डर के मारे अमन के पीछे छुप जाता है। रुक जाओ तुम दोनों। अरे मुझे पता है कि तुम दोनों अपनी जान जोखिम में डालने यहाँ जरूर आओगे। गोपाल, तुम मुनीम जी की चाबियां चुरा कर यहाँ आ गए हो। अगर पुलिस आ गई तो चक्की पीसनी पड़ेगी तुमको। अरे चंपा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम तो घर पर सो रही थी ना। तुम तो भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक निकली हैं। इतनी दूर अकेले कैसे चली आई हैं? मैं अपने पति को इस शहर के बाबू के भरोसे मरने नहीं छोड़ सकती। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं भी साथ चलूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि उस झोपड़ी में कौन सी चुड़ैल बैठी है जो मेरे गोपीनाथ को बुला रही है। तभी तो ये बार बार वहां जाने को तड़प उठता है। अरे भाभी जी, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। आपकी बहादुरी देखकर तो भूत भी भाग जाएगा। चलिए अब तीनों मिलकर उस झोपड़ी का ताला खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या छिपा है। हाँ। 7 तालों वाली झोपड़ी के सामने अब तीनों खड़े थे। झोपड़ी बहुत पुरानी थी और उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। दरवाजे पर भारी भारी 7 ताले लटके हुए थे जो मुनीम जी की क्रूरता की गवाही दे रहे थे। ये रहा पहला ताला और यहाँ मैंने पहली चाबी लगाई। देखो, पहला ताला खुल गया है। गोपाल, तुम जरा टॉर्च की रोशनी इधर मारो। मुझे 7 ताले जल्दी खोलने हैं क्योंकि रात बहुत कम बची है। बाबूजी जल्दी करो, मुझे इस झोपड़ी से अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कोई सदियों से अंदर बंद है। कहीं सचमुच अंदर कोई मरा हुआ भूत हुआ तो? दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर टॉर्च की रोशनी फैलते ही तीनों की आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वहां कोई साया, कोई खजाना नहीं था। धूल से भरे एक कोने में एक कमजोर आदमी, उसकी बीमार पत्नी और 2 सहमे हुए बच्चे फटे हुए कपड़ों में एक दूसरे से लिपटे बैठे थे। भगवान के लिए हमें मत मारना। हम चोर नहीं है, हम भूत नहीं है। हम तो बस जिंदा रहने की भीख मांग रहे हैं। मुनीम जी ने हमें फिर से मारने के लिए भेजा है क्या? हमारे बच्चों को बख्श दो। अरे आप लोग तो जीते जागते इंसान हैं। आपका ये हाल किसने किया है? हाँ, आप यहाँ इस नरक जैसी झोपड़ी में 7 तालों के पीछे क्यों बंद है? अरे पूरा गांव तो आपके नाम से कांपता था। अरे ये तो मोहन भाई है। सालों पहले गांव के लोग कहते हैं कि ये मंदिर का सोना चुरा कर भाग गए थे। तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? आपकी बीवी तो कितनी बीमार लग रही है भाई। हाँ मोहन भाई, हम सब तो समझते थे कि तुम शहर भाग रहे थे और ये झोपड़ी खाली थी। अरे ये सब क्या मांजरा है भाई, हैं? झोपड़ी के अंदर मोहन का पूरा परिवार बैठा था। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो टूटी हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी बताता है। चंपा बहन, गोपाल भाई, मैं कहीं भागा नहीं था। सालों पहले मंदिर में जो सोने की मूर्तियां चोरी हुई थी, वो चोरी मैंने नहीं की थी। असली चोर तो खुद मुनीम जी थे। उन्होंने मूर्तियां चुराकर शहर के तस्करों को बेची थी और जब मुझे इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे फंसा दिया। लेकिन उन्होंने आप लोगों को जेल भेजने की बजाय यहाँ जंगल में क्यों कैद कर रखा था? इसका कारण क्या था? क्योंकि अगर वो मुझे जेल भेजते तो मैं अदालत से सच कह देता। इसलिए उन्होंने आधी रात को मेरे पूरे परिवार का अपहरण कर लिया था।
उन्होंने हमें इस झोपड़ी में बंद कर दिया और सातों तालों की चाबियां अपने पास रख ली। बाहर उन्होंने खुद अपने आदमियों से ये अफवाह फैलवाई कि इस झोपड़ी में भूत रहता है, ताकि कोई गांव वाला डर के मारे इस तरफ कदम भी न रखे। कितना नीच आदमी है वो मुनीम, ऊपर से इतना बड़ा भगत बनता है और हम सब बेवकूफ उसकी बातों में आकर इस झोपड़ी को भूतिया मानते रहे। मोहन भाई तुम फिक्र मत करो, अब चंपा आ गई है। हाँ मोहन भाई, मुनीम हर हफ्ते तुम्हें थोड़ा सा अनाज दे जाता था ना, ताकि तुम बस भूखे न मरो और उसका राज सुरक्षित रहे। वो इंसान के रूप में भेड़िया है। हमारे पास अब पूरा सच है। मोहन जी, आपकी ये दास्तान ही मुनीम को जेल भेजने के लिए काफी है। अब हमें सुबह होने का इंतजार करना है। सुबह हम पूरे गांव के सामने इस सच को लेकर जाएंगे और मुनीम का असली चेहरा सबको दिखाएंगे। सुबह के 6 बज चुके थे। गांव की चौपाल पर फिर से भीड़ जमा हो गई। कांति बुआ सुबह सुबह ही सरपंच के घर के बाहर धरना देकर बैठ गई, क्योंकि मुनीम ने रात को उसका हिसाब नहीं किया था। मुनीम भी अपनी हवेली के बाहर आकर लोगों को भड़का रहा था। अरे सरपंच बाहर निकल, आज इस मुनीम का फैसला करना ही पड़ेगा। रात को ये चोरों की तरह नोट गिन रहा था और मेरा हिसाब मांगने पर मुझे भूत का डर दिखा रहा था। इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते। ए बुआ जी, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। रात को तुम्हारे गन्ने का हिसाब पक्का कर तो दिया था। सरपंच जी, अरे इस बुढ़ी को समझाओ, ये बिना बात के पंचायत बुला लेती है। और वैसे भी आज रात को जंगल की झोपड़ी से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अरे हमें उस पर बात करनी चाहिए। तभी अमन, गोपाल और चंपा मिलकर मोहन के पूरे परिवार को चौपाल के बीचों बीच लेकर आते हैं। अब सभी मोहन के परिवार की हालत देखकर हैरान थे। मुनीम का चेहरा ये सब देखकर अचानक घबरा उठा। अरे ये तो मोहन है। ये तो सालों पहले गांव से भाग गया था ना। ये इस भूतिया झोपड़ी में कैसे बाहर आ रहा है? क्या ये भी भूत बन गया है? अरे चुप रहो बूढ़े दादा, हर चीज में भूत मत घुसाया करो। ये मोहन भाई है, मोहन भाई, जिन्हें आपके इस चहेते मुनीम ने 7 तालों के पीछे कैद करके रखा था, ताकि इनका पाप कभी बाहर ना आ सके। अरे भाई ये सब बकवास है। अरे ये औरत झूठ बोल रही है। गोपाल की बीवी का दिमाग चल गया है। मोहन तो एक चोर था। अरे वो गांव के पास आकर फिर से चोरी करना चाहता है। अरे सरपंच जी, इन सबको गांव से बाहर निकालो। हाँ। ओए मुनीम, अपनी जुबान को लगाम दे। चंपा बहू कभी झूठ नहीं बोलती और ये मोहन इतना सीधा लड़का था, सब जानते हैं। सरपंच, जरा मुनीम की तलाशी लो। इसके चेहरे का रंग बता रहा है कि दाल में कुछ काला है। पंचायत के बीच अब हंगामा छिड़ गया था। गांव के लोग मुनीम को घेर कर खड़े थे। सरपंच जी ने अपनी हाथ में लाठी उठाई और मुनीम से सच उगलवाने के लिए तैयार हो गए। मुनीम जी, बात बहुत गंभीर है। अगर मोहन यहाँ है तो इसका मतलब है कि कहानी में कुछ बहुत बड़ा झोल है। मोहन, तुम बिना डरे पूरी पंचायत के सामने बताओ कि सच क्या है। सरपंच जी, मुनीम जी ने ही मंदिर की सोने की मूर्तियां चुराई थी। जब मुझे पता चला तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे बच्चे के सिर पर बंदूक रख दी थी। उन्होंने हमें उस झोपड़ी में बंद किया और 12 भूत की झूठी कहानी फैला दी, ताकि कोई वहां न आए। 7 तालों की चाबियां हमेशा मुनीम जी की जेब में रहती है। अरे ये सब सरासर झूठ है। मेरे पास कोई चाबी नहीं है। मैं तो एक शरीफ जमींदार हूँ। ये शहर का लड़का अमन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, ताकि मेरे पैसे ऐंठ सके। मुनीम जी, आपकी चाबियों का गुच्छा तो रात को ही हमारे पास आ गया था। ये देखिए, चांदी का वही गुच्छा जिससे झोपड़ी के 7 ताले खुले हैं। अगर आपका उस झोपड़ी से कोई रिश्ता नहीं है तो ये चाबी आपकी टेबल पर क्या कर रही थी? और कांति बुआ भी गवाह है कि रात को हम आपकी हवेली के पास ही थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। रात को ये लड़के वहीं घूम रहे थे और मुनीम अंदर छुपा हुआ था।
सरपंच अब देर मत करो, इस मुनीम को उल्टा लटकाओ। उल्टा लटकते ही सारा सच अपने आप इसके मुंह से बाहर आ जाएगा। इसने हमारे मंदिर का अपमान किया। और मुनीम जी, आपकी तिजोरी में जो सोने की मूर्तियों के बेचे हुए पैसे रखे थे, उनका बही खाता भी अमन ने देख लिया था। अब आपकी कोई चालाकी नहीं चलने वाली है, समझे? मुनीम ने जब देखा कि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चंपा ने अपनी चतुराई से बेलन फेंक कर मारा और मुनीम उससे टकराकर जमीन पर गिर गया। गांव के नौजवानों ने उसे दबोच लिया। मुझे छोड़ दो सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने ही लालच में आकर मूर्तियां चुराई थी और मोहन को फंसाया था। मुझे पुलिस के हवाले मत करना। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। मेरे बेलन से मेरा पति नहीं बच पाता तो ये मुनीम क्या चीज है? रात को तो बड़ा सूरमा बनता है। अब तुम्हारा हर जाना जेल में काम आएगा। सरपंच जी, पुलिस को फोन मिलाओ। इस पापी को यहाँ रहने का हक नहीं। और सुनो मुनीम, जेल जाने से पहले मेरे गन्ने का हिसाब यही चुकता करो, वरना मैं जेल के अंदर आकर तुम्हारी धुलाई कर दूंगी। हाँ मुनीम, तुमने जो घिनौना अपराध किया था, उसकी माफी तुम्हें कानून ही देगा। एक निर्दोष परिवार को सालों तक तड़पाने की सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। पुलिस आ रही है और तुम्हें ले जाएगी। और मोहन, तुम्हारा परिवार आज से पूरी तरह आजाद है। तुम्हारा घर और जमीन तुम्हें वापस मिलेगी। सच है भाई, हम सब कितने मूर्ख थे जो एक झूठी अफवाह के पीछे भागते रहे और अपने ही भाई पर हुए अन्याय को नहीं देख पाए। अमन बेटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। मुनीम अब जेल की हवा खा रहा था और उसका पूरा काला साम्राज्य खत्म हो गया। मोहन का परिवार अब अच्छे कपड़े पहनकर अपने घर में हंसी खुशी रह रहा था। अमन के शहर वापस जाने का दिन आ गया। पूरी चौपाल उसे विदा करने के लिए लगी हुई थी। अमन भाई, अगर तुम उस दिन मेरी कायरता पर हंसकर मुझे हिम्मत नहीं देते, तो आज भी मैं अपनी बीवी के बेलन से ही और जंगल के भूत से डरता। तुमने हमारे गांव का सबसे बड़ा संकट दूर कर दिया है। कांति बुआ और चंपा भी मिठाई का डब्बा लेकर खड़ी थी। हाँ अमन बाबू, तुम सचमुच बहुत भले हो। और सुनो, अब जब भी शहर से आना हुआ तो मेरे गोपीनाथ के लिए एक अच्छी सी मजबूत जेब वाली पैंट ले आना, जिसमें छेद ना हो, ताकि भूत फिर से पैसे ना चुरा सके। अरे चंपा, अब तो भूत का नाम लेना बंद कर। क्या पता तेरे पति ने खुद ही पैसे गोली कर दिए हो। अमन बेटा, ये लो गांव का शुद्ध दूध का पेड़ा। तुमने साबित कर दिया कि शहर के लड़के सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, बल्कि वो हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। आज मोहन का परिवार तुम्हारी वजह से ही मुस्कुरा रहा है। बुआ जी, आप सबका ये प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा। डर और अफवाहें तभी तक बड़ी होती है जब तक हम उनसे डरते रहते हैं। जिस दिन हम सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, उस दिन बड़े से बड़े रहस्य का भूत भी भाग जाता है। अमन बेटा, तुम हमारे लिए इंसान नहीं, भगवान का रूप हो। तुमने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी दी है। ये गांव हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहेगा। अमन मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठता है और गोपाल उसे हाथ हिलाकर विदा करता है। पूरे गांव के चेहरों पर अब किसी भूत का खौफ नहीं, बल्कि एक सच्चे और सुखी परिवार की हंसी गूंज रही थी। अफवाहों से बड़ा कोई डर नहीं होता और सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। जब तक हम किसी बात की गहराई तक जाकर खुद अपनी आंखों से सच नहीं देखते हैं, तब तक अंधविश्वास और झूठे लोग समाज को डराकर उनका फायदा उठाते हैं और हमें इससे बचना चाहिए।